नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारत इजरायल के रिश्ते की 29वीं वर्षगांठ पर ब्लास्ट। दोस्तों, इजरायल और भारत के रिश्तों की भी कहानी बेहद दिलचस्प रही है। सन 1991 तक भारत और इजरायल के बीच किसी भी प्रकार के संबंध नहीं थे, क्योंकि भारत की पूर्ववर्ती सरकारें सोवियत संघ के साथ गुट निरपेक्ष में विश्वास रखती थी और भारत भी फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थक रहा है। पर सोवियत संघ के पतन और 1979 से पाकिस्तान के कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते भारत की सोच में भी परिवर्तन आ गया। इसके पहले 1991 तक इजरायल ने भारत के हर मौके पर साथ दिया। जब भी भारत पर मुसीबत आई, इजरायल ने अपनी तरफ से हर संभव मदद की। पहली बार 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंधों को मंजूरी दी। सन 2015 में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने इजरायल का दौरा किया एवं 2017 जुलाई में पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की यात्रा की। कल 29 जनवरी 2021 को भारत और इजरायल की दोस्ती को 29वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इजरायल के दूतावास के 150 मीटर दूर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कुछ कारों को नुकसान हुआ। इस ब्लास्ट को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द करके एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत के सुरक्षा और खुफिया विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्लास्ट को लेकर दोनों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। घटना को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की है। हमने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। दूतावास और वहां काम करने वाले डिप्लोमेट्स को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और दोषियों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इजरायल और भारत द्वारा इसे एक आतंकी घटना माना गया है, जिस पर दोनों देशों की जांच एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर सकती हैं। आज बापू की 73वीं पुण्यतिथि। आज महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी जी की आज ही के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत ही नहीं, विदेश में भी सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में ही करोड़ों लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत पर राज करने वाले अंग्रेज भी महात्मा गांधी जी का बेहद सम्मान करते थे। आज़ादी के बाद गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक दिल्ली के बिरला हाउस में रहे। बता दें कि 1971 में भारत सरकार द्वारा इस बिरला हाउस का अधिग्रहण करके इसे गांधी स्मृति बनाने का निर्णय किया गया। इसे गांधी स्मृति बनाने के लिए चंद्रशेखर, मोहन धारिया, शशि भूषण एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा लंबा संघर्ष किया गया। इसके अलावा दिल्ली की ही एक सड़क जिसे अल्बुकर्क रोड के नाम से जाना जाता था, उसका भी नाम बदलकर इसे गांधी स्मृति में शामिल कर लिया गया। गांधी स्मृति में महात्मा गांधी जी के अंतिम दिनों की स्मृति के रूप में उनका बिस्तर, चरखा, लाठी, चश्मा, घड़ी समेत कुछ अन्य सामान भी शामिल है। गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर एवं पुण्यतिथि 30 जनवरी को हर साल यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी होती है। इस वर्ष भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एस जयशंकर ने चीन को दिए 8 सूत्रीय सिद्धांत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी अध्ययन पर 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत चीन संबंधों को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें उन्होंने 8 सूत्रीय सुझाव भी दिए जिससे भारत चीन के संबंध सुधर सकते हैं। जिसमें पहला सिद्धांत यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रबंधन पर पहले हुए समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाना सर्वोपरि है। दूसरा, जो समझौते हुए हैं उनका पूर्णतया पालन हो। वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाना चाहिए। यथास्थिति को बदलने का कोई भी एक तरफा प्रयास पूर्णतः अस्वीकार्य है। तीसरा, सीमावर्ती इलाकों में शांति की स्थापना चीन के साथ संबंधों के संपूर्ण विकास का आधार है और अगर इसमें यदि कोई व्यवधान आएगा तो बिना किसी संदेह के बाकी संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। चौथा,
दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व को लेकर प्रतिबद्ध हैं और इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बहुध्रुवीय एशिया इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है। पांचवा, हर देश के अपने अपने हित, चिंताएं और प्राथमिकताएं होंगी, लेकिन संवेदनाएं एक तरफा नहीं हो सकती हैं। अतः बड़े देशों के बीच संबंध की प्रकृति पारस्परिक होती है। छठवां, उभरती हुई शक्तियां होने के नाते प्रत्येक देश की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सातवां, यह समझना होगा कि मतभेद हमेशा रहेंगे, लेकिन उन मतभेदों का प्रबंधन और समाधान किया जाना हमारे संबंधों के लिए ज़रूरी है। आठवां, यह समझना होगा कि भारत और चीन जैसे सभ्यता से जुड़े देशों को हमेशा दीर्घकालिक नजरिया रखना होगा। इसके अलावा जयशंकर द्वारा भारत में हमला करने में शामिल पाक आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्ध सूची में शामिल करने का मार्ग बाधित करने से लेकर एनएसजी की सदस्यता एवं यूएनएससी की परमानेंट सीट का चीन द्वारा विरोध किए जाने पर भी चर्चा की एवं चीन द्वारा नत्थी वीजा जारी किए जाने का भी जिक्र किया। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से निकली चीन की हवा, यूएनएससी के महासचिव ने की तारीफ। दुनिया में जहां अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं भारत में दो वैक्सीनों से टीकाकरण तेजी पकड़ रहा है। भारत अपने पड़ोसी फर्स्ट की नीति के तहत नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस को मुफ्त में वैक्सीन दे रहा है। इसके अलावा भारत ब्राजील सहित कई अन्य देशों को 1 अरब वैक्सीन देने पर भी सहमति दे चुका है। अब भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के लिए वैक्सीन पर सहमति दे दी है। जहां पूरी दुनिया में चीन को महामारी फैलाने वाले देश के तौर पर जाना जा रहा है, तो वहीं भारत को दुनिया को बचाने एवं भरोसेमंद दोस्त के रूप में पहचान मिल रही है। भारत की यह नीति चीन पर बहुत भारी पड़ रही है, पर भारत ने इन सब से बेफिक्र होकर दुनिया की मदद करने में लगा है। इसे समझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फेरेल के बयानों पर नजर डालें, जिन्होंने कहा कि वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन हर एक देश की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता अगर किसी देश में है तो वह है भारत। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने भारत की वैक्सीन के निर्माण की भी क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी थाटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया इस बात को समझे कि इस थाटी का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हमें पता है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेशी वैक्सीनों का प्रोडक्शन होता है। हम इसके लिए भारतीय संस्थानों के संपर्क में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल वैक्सीन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भारत हर तरह की जरूरी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके पूर्व भारत के पड़ोसी देश के अलावा ब्राजील की ओर से भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।